एपिसोड 226। उसका हाथ फिसल गया। नर्क में ऐसा हुआ। क्या वह सोचता है कि वे अंधे हैं? यहां तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि उसने यह जानबूझकर किया। अनगिनत नजरें मार्शल आर्ट्स विभाग के लोगों की ओर मुड़ी, यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आखिरकार यह उनके चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ था। बूढ़े आदमी का चेहरा क्रोध का प्रतीक था। परितोष कुमार उसका शिष्य था और दशकों से था। वह परितोष कुमार को अपने बेटे की तरह मानता था। जब परितोष कुमार ने उसे कल फोन किया तो वह जितनी जल्दी हो सके दौड़कर आया। उसने परितोष कुमार के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वे मृत्यु से अलग हो गए थे। इसके अलावा उसने अपने शिष्य को अपनी आंखों के सामने मारा हुआ देखा। वह पूरी तरह से क्रोधित था। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हो और तुम आखिरी भी होगे। विहान ने कंधे उचकाए और शांति से कहा, मेरा हाथ फिसल गया। कौन जानता था कि खंजर इतनी तेजी से उड़ सकते हैं। शायद मुझे तुम पर भी कोशिश करनी चाहिए। उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई। बूढ़े आदमी ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली और आदेश दिया, लिटिल अजीम, सभी को बैंक्वेट हॉल से बाहर ले जाओ। कोई बाहरी व्यक्ति अनुमति नहीं है। जी सर। जल्द ही सभी को बाहर ले जाया गया। चूंकि विराट ओबेरॉय और अंकल नरेंद्र अभी भी घायल थे, विहान ने संचित से कहा कि वह उन्हें आराम करने के लिए लाउंज में ले जाए। विशाल बैंक्वेट हॉल में से केवल एक व्यक्ति नहीं गया था और वह थी काव्या मेहता। काव्या जल्दी से विहान के पास गई और उसे याद दिलाया, विहान, ऐसा मत करो। अगर विहान समय से पहले मर जाता तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। यह भी आखिरी चीज थी जो वह देखना चाहती थी। क्या तुमने कर लिया? विहान ने पूछा। काव्या मेहता स्तब्ध हो गई, फिर सिर हिलाया। मैंने कर लिया। तो जाओ, मैं अपने मामलों को खुद संभालूंगा, विहान ने कहा जब उसने एक सिगरेट जलाई। जैसे ही काव्या मेहता झिझक रही थी, कुछ लोग उसे बाहर ले जाने के लिए आ गए। उसने विहान पर एक नजर डाली, आह भरी और फिर बाहर चली गई। चूंकि यह बच्चा इतना घमंडी था, उसके पास उसके कल्याण के लिए चुपचाप प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही दरवाजा बंद हो गया। माहौल थोड़ा अजीब था। विहान एक दीवार के खिलाफ झुका और शांति से अपनी सिगरेट पी रहा था। उसके सामने 10 से अधिक विशेषज्ञ खड़े थे जो भयानक आभाएं निकाल रहे थे। बूढ़े आदमी ने परितोष कुमार पर और फिर विहान पर नजर डाली। उसने उपहास किया, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि तुम्हें इतना निडर क्या बनाता है। विहान ने मुस्कुराया और सिगरेट बुझा दी। उसने ऊपर देखा और कहा, मूर्ख। जिस क्षण उसने यह कहा, उनका क्रोध भड़क उठा। बूढ़े आदमी ने गुस्से में दांत पीसे और अपना हाथ लहराया। इस बच्चे को नीचे ले जाओ, लेकिन पहले उसे मत मारो। जी सर। एक सेकंड बाद 6 आकृतियां विहान की ओर दौड़ीं। विहान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग काफी मजबूत थे और उनकी स्थिति वास्तव में एक सरणी गठन से मेल खाती थी, जिससे वे और भी अधिक ताकत जारी कर सकते थे। विहान ने अपनी सतर्कता को कम नहीं किया और समूह में चार्ज कर दिया। पहल करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इससे 6 लोग चौंक गए और उन्होंने महसूस किया कि किसी कारण से उनके हमले विहान को छू नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूत हो। मैंने सुना है कि तुम मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहते हो। विहान की आवाज अचानक एक आदमी के कान में गूंजी। आदमी हैरान था। उसने अपनी ताकत को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और विहान को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विहान ने एक हाथ से आदमी की कलाई पकड़ ली और कांचा। उसने उसे एक झटके से तोड़ दिया। फिर उसने दूसरे पक्ष की बांह को मोड़ दिया जब तक कि वह बेजान होकर नीचे न गिर जाए। आदमी दर्द से चिल्लाया। अगले सेकंड एक हथेली का प्रहार आदमी के चेहरे के किनारे पर मारा। पा! यह एक थप्पड़ था। शक्तिशाली प्रभाव ने आदमी को उड़ा दिया और उसका आधा चेहरा सूज गया। दूसरे लोग स्तब्ध थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, उनके सामने एक काला छाया प्रकट हुआ। पा! 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 कुछ सेकंड बाद जमीन पर 6 मुड़े हुए शरीर पड़े थे। हर एक को विहान की ओर से एक थप्पड़ मिला था। उनकी कराहें पूरे बैंक्वेट हॉल को एक सिम्फनी की तरह बजने लगीं। इस क्षण
बूढ़ा आदमी चुपचाप विहान को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। विहान ने अपनी उंगलियों को कुछ बार चटकाया और ऊपर देखा। इस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिम रीपर उन्हें घूर रहा हो। जिसने भी इसे देखा उसके दिल में धड़कन महसूस हुई। और कौन अपना चेहरा बाहर निकालकर मुझे थप्पड़ मारने के लिए आना चाहता है? इस क्षण कोई नहीं बोला। एपिसोड 227 माहौल को सही नहीं समझते हुए बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा और विहान को धमकी दी। चूहे, तुमने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा है जहां से वापसी नहीं है। तुम्हारी ताकत मेरे समय के लायक नहीं है। एक बार जब मैं अपना कदम उठाऊंगा तो तुम मृत मांस हो। घुटने टेको और अपनी नियति स्वीकार करो। उसकी राय में विहान कोई ऐसा व्यक्ति था जो केवल गंदी चालें जानता था और उसमें कोई वास्तविक ताकत नहीं थी। विहान की आंखें संकुचित हो गईं जब उसने अपनी हत्या की मंशा जारी की। तुम कौन हो जो मुझे आदेश देते हो? तुम्हें ही घुटने टेकने चाहिए। वह आगे दौड़ा और जिस बल से उसने जमीन से धक्का दिया उससे फर्श कांप गया। विहान ने अपनी हत्या की मंशा से लदा एक हिंसक मुक्का चलाया। अनपेक्षित रूप से पकड़ा गया। बूढ़ा आदमी जल्दी से पीछे हट गया और अपना एक मुक्का फेंका। दो मुट्ठियों के टकराने से पहले बूढ़े आदमी के होंठ एक हिंसक मुस्कान में मुड़े। छोटे कमीने, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं मुट्ठी की तकनीकों में विशेषज्ञ हूं। वह पहले से ही विहान की कलाई और बांह के टूटने की कल्पना कर सकता था। बैंग! हिंसक ताकतें टकराईं। जब मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं और प्रत्येक मुट्ठी में निहित ताकतें सर्वोच्चता के लिए लड़ीं, विहान की बूढ़े आदमी के बारे में राय बढ़ गई। यह बूढ़ा आदमी परितोष कुमार से मजबूत था और उसकी मुट्ठी थोड़ी चुभ रही थी। हालांकि विहान ने फिंडिश फिस्ट सेक्ट के शीर्ष विशेषज्ञ अर्मक देव की तकनीक का अभ्यास किया था, जो निहत्थे निकट युद्ध में विशेषज्ञ थे। मुट्ठी की तकनीकों के संदर्भ में क्या वर्तमान युग में कोई जीवित व्यक्ति अर्मक देव से मेल खा सकता था? विहान के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़े। मुट्ठी की तकनीकें? बूढ़े आदमी, अब तुम्हें अपनी जगह दिखाने का समय आ गया है। एक पल में विहान की मुट्ठी के चारों ओर एक भयानक आभा इकट्ठी हो गई, जिससे उसे अविश्वसनीय शक्ति मिली। फिर संतुलन टूट गया जब विहान की मुट्ठी ने बूढ़े आदमी की मुट्ठी को कुचल दिया। कांचा। बूढ़े आदमी की घमंडी आंखें अब भय और डर से भरी हुई थीं। जब मुक्का उसके शरीर में मारा, उसे उड़ाकर भेज दिया। बैंग! उसका शरीर बैंक्वेट हॉल में बड़े स्क्रीन में टकरा गया। स्क्रीन टूट गई, चिंगारियां उड़ गईं। बूढ़ा आदमी जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दे रही थी। इस बच्चे की तकनीक इतनी अजीब क्यों थी? उसने पहले कभी ऐसी आभा या तकनीक का सामना नहीं किया था। बिना किसी झिझक के बूढ़े आदमी ने अपना फोन निकाला और एक बटन दबाया। हालांकि जैसे ही उसने इसे दबाया, उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ और एक हवा के ब्लेड ने उसके फोन को टुकड़ों में काट दिया। उसी समय एक हथेली उसके गाल पर उतरी। पाह! थप्पड़ ने बूढ़े आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। जब वह होश में आया और महसूस किया कि क्या हुआ था, तो वह उबल पड़ा। कितना अपमानजनक! किसने सोचा होगा कि कोई उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा? वह तुरंत खड़ा हो गया और उसके हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई। हत्या की मंशा से भरा हुआ उसने विहान पर बार बार वार किया। मरो, मरो, मरो! इस क्षण बूढ़ा आदमी पागल हो गया लग रहा था। इसके बावजूद हर वार में बूढ़े आदमी की पूरी ताकत थी। यह देखकर विहान ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को म्यान से निकाला और अपने खुद के तलवार के वार से उन वारों का सामना किया। जिस क्षण दो हथियार टकराए, बूढ़े आदमी की तलवार टूट गई और ड्रैगन स्लेयर तलवार ने बूढ़े आदमी की छाती पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। विहान! बूढ़ा आदमी गरजा जब वह जल्दी से पीछे हट गया और अपनी छाती के घाव को ढक लिया। उसकी आंखें अंतहीन क्रोध से भरी हुई थीं। वह चाहता था कि वह विहान को जिंदा खा सके। हालांकि वह केवल असहाय रूप से देख सकता था जब ड्रैगन स्लेयर तलवार एक बार फिर उसकी ओर उतरी। फिर जैसे ही तलवार का वार उतरने वाला था, एक काला साया दरवाजे से उड़कर आया, बूढ़े आदमी से वार को रोक दिया। विहान ने महसूस किया कि उसके हमले के पीछे की ताकत
खत्म हो गई और आश्चर्य से नए व्यक्ति को देखा। आदमी की बाहों पर कुछ खूनी निशान थे, जिससे स्पष्ट था कि यह व्यक्ति लड़ाई में एक अनुभवी था। विहान ने उसके शरीर से एक जंगली आभा महसूस की। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। आभा से न्याय करते हुए यह व्यक्ति कम से कम 2 छोटे दायरे में उससे मजबूत था। क्या यह व्यक्ति हुआक्सिया के शीर्ष 100 ग्रैंड मास्टर्स में से एक था? जब बूढ़े आदमी ने उस आदमी को देखा तो उसने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, ग्रैंड मास्टर गिल, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आदमी ने जमीन पर पड़े लोगों पर नजर डाली और विहान से कहा, चींटी, तुम अपनी साधना के कारण लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत करते हो। आज मैं फांग प्रदीप गिल तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रदीप गिल विहान की ओर झपटा और एक मुक्का फेंका। लापरवाही न करने की हिम्मत करते हुए विहान ने ड्रैगन स्लेयर तलवार के साथ एक वार से मुक्के का सामना किया, जो उसकी सच्ची क्यूई से भरा हुआ था। बैंग, 2 ताकतें टकराईं और विहान को 6 कदम पीछे धकेल दिया गया। प्रदीप गिल ने 3 कदम पीछे ली। ऐसा लग रहा था कि विहान थोड़ा नुकसान में था। प्रदीप गिल की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हुई। तुम मेरे रोअरिंग टाइगर फिस्ट का सामना करने वाले 9वें व्यक्ति हो जो जमीन पर नहीं गिरे। एपिसोड 228। अगर मैं तुम्हें विकसित होने के लिए और 10 साल दूं तो तुम मुझे पार कर सकते हो। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा। तुम आज मरने वाले हो। उसकी ठंडी हत्या की मंशा विहान पर लॉक हो गई। प्रदीप गिल एक कदम उठाने वाला था जब एक गनशॉट ने पूरे बैंक्वेट हॉल को हिला दिया। उसने नाराजगी में अपनी भौहें चढ़ा दी और अपनी नजर दरवाजे की ओर मोड़ दी, जहां 1 दर्जन से अधिक लोग अंदर दौड़ पड़े। 2 प्रमुख आकृतियां जितेंद्र राणावत और तन्मय थे। जितेंद्र राणावत ने विहान और प्रदीप गिल पर एक नजर डाली। उसकी आंखें भारी थीं। प्रदीप गिल ने अपनी आभा को वापस लिया और जितेंद्र राणावत पर ठंडे ढंग से नजर डाली। उसने सवाल किया, जितेंद्र राणावत, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि जितेंद्र राणावत दूसरे पक्ष के लिए कोई मुकाबला नहीं था, उसने पीछे नहीं हटा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यह मामला ड्रैगन सोल से संबंधित है। कैसे? प्रदीप गिल ने उत्सुकता से पूछा। जितेंद्र राणावत ने विहान पर एक नजर डाली और कहा, मिस्टर विहान हमारे मुख्य प्रशिक्षक हैं, इसलिए उनका व्यवसाय हमारा व्यवसाय है। यह सुनकर प्रदीप गिल और उसके पीछे का बूढ़ा आदमी स्तब्ध हो गए और उन्होंने विहान को चौड़ी आंखों से घूरा। यह बच्चा वास्तव में ड्रैगन सोल का मुख्य प्रशिक्षक था। प्रदीप गिल की आंखों में क्रूरता की एक झलक चमकी जब उसने जितेंद्र राणावत से कहा, तुम वास्तव में उसे बचाना चाहते हो? मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि उसे बचाने के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जितेंद्र राणावत चुप रहा। उसने विहान पर एक नजर डाली और देखा कि बाद वाले की आंखें बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह प्रकट नहीं होता तो प्रदीप गिल मर जाता। उसने उस वीडियो की सामग्री को याद किया और अपना निर्णय लिया। उसने अपने दांत पीसे और कहा, आज कोई भी विहान को छू नहीं सकता। प्रदीप गिल ने जितेंद्र राणावत को कुछ सेकंड के लिए घूरा। वह इतना गुस्से में था कि उसे लगा कि उसकी छाती फटने वाली है। जितेंद्र राणावत क्या सोच रहा था? उसने अपनी आस्तीन लहराई और झपट्टा मारा। जितेंद्र राणावत, बस तुम इंतजार करो। चलो, यह कहकर उसने घायल विशेषज्ञों को बाहर ले जाने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? प्रदीप गिल का शरीर कठोर हो गया और वह अचानक रुक गया। उसने अपना सिर झट से आवाज के स्रोत की ओर घुमाया। यह विहान था, कमबख्त। उसने पहले ही इस बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चा नरक में जाने के लिए दृढ़ था। जितेंद्र राणावत भी पागल हो रहा था। इस क्षण विहान क्या कर रहा था? मिस्टर विहान, जितेंद्र राणावत कुछ कहने वाला था जब उसने विहान को एक इशारा करते देखा। प्रदीप गिल ने विहान को देखा और अपनी हत्या की मंशा जारी की। अगर जितेंद्र राणावत के लिए नहीं होता
तो तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। विहान मुस्कुराया। उस मामले में क्या तुम 5 दिनों में मार्शल आर्ट्स एरिना में एक जीवन मृत्यु युद्ध स्वीकार करने के इच्छुक हो? बेशक, अगर तुम एक कुत्ते की तरह कायर हो तो बस मान लो कि मैंने कुछ नहीं कहा। यह भी विहान के सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम था। उनके पहले के वारों के आदान प्रदान से प्रदीप गिल उससे 2 छोटे दायरों में ऊपर था। हालांकि अगर यह दूसरे पक्ष की वास्तविक ताकत नहीं थी तो यह थोड़ा परेशानी वाला होता। बेशक वह समसारा कब्रिस्तान की शक्ति का उपयोग करके दूसरा मकबरा सक्रिय कर सकता था, लेकिन विहान को लगा कि इसे प्रदीप गिल पर इस्तेमाल करना बर्बादी है। इसके बजाय उसने निर्धारित किया कि 5 दिन उसके लिए अगले दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे। उस समय वह प्रदीप गिल को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। जब ड्रैगन सोल के सदस्यों ने सुना कि विहान प्रदीप गिल को चुनौती देना चाहता है तो उन्होंने सभी ने सोचा कि वह पागल है। उसने उन्हें बचाने की परेशानी के बाद लड़ाई क्यों उठाई? इस क्षण प्रदीप गिल जोर से हंसा। जितेंद्र राणावत, अब तुम उसे कैसे बचाओगे? जितेंद्र राणावत ने आह भरी और कहा, प्रदीप, जिस क्षण से मैंने दरवाजे में प्रवेश किया मेरा मिस्टर विहान को बचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हें बचा रहा था। जब प्रदीप गिल ने यह सुना तो वह और भी जोर से हंसा। उसके और विहान के बीच ताकत में इतना बड़ा अंतर था। क्या मजाक है? उसने अपने हाथ पीछे रखे और जितेंद्र राणावत को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने विहान को रुचि से घूरा और कहा, तुम पहले जूनियर हो जिसने मुझे एक जीवन मृत्यु युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत की। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। चूंकि तुम ही मौत की तलाश कर रहे हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। 5 दिनों बाद मैं तुम्हें भय और निराशा में डुबो दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं प्रदीप गिल हुआक्सिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग्स पर 99वें स्थान पर हूं। हा 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 हा। जैसे ही हंसी मध्यम हुई प्रदीप गिल और अन्य लोग चले गए। केवल ड्रैगन सोल के सदस्य बैंक्वेट हॉल में रह गए, एक दूसरे को खाली नजरों से देख रहे थे। एपिसोड 229। जितेंद्र राणावत गाली देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि विहान इस गड़बड़ी में शामिल हो, लेकिन अंत में चीजें वैसी ही हो गईं जैसी वो नहीं चाहता था। बाहरी लोग शायद विहान की असली ताकत नहीं जानते हों, लेकिन वह जानता था। वह विहान के पास गया और जल्दी से कहा, मिस्टर विहान, यह थोड़ा लापरवाह था। विहान ने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को बिना किसी अभिव्यक्ति के पहुंचा और शांति से कहा, मेरा मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा मैंने पहले ही परितोष कुमार को मार दिया है। क्या आपको लगता है कि वे मुझे जाने देंगे? कायरता करने के बजाय हमला करने की पहल करना बेहतर था। जितेंद्र राणावत अवाक था, लेकिन वह विहान के तर्क को भी समझता था। विहान ने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को म्यान में रखा और जितेंद्र, राणावत और तन्मय को देखा। आपने इस बार मेरी बहुत मदद की है। अगर भविष्य में आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप हल नहीं कर सकते तो मुझे बताएं। मैं आपका यह एहसान मानूंगा। मिस्टर विहान, आप मुख्य प्रशिक्षक हैं। चाहे जो हो, हम बिना किसी हिचकिचाहट के आपके पीछे खड़े रहेंगे। जितेंद्र राणावत ने गंभीरता से कहा। वह सब कुछ विहान पर दांव लगाएगा। समझ गया। विहान फिर बाहर चला गया। वह विराट ओबेरॉय और दूसरों से मिलने जा रहा था। उसी समय कुनलुन माउंटेन्स की गहराई में सोलंकी परिवार के दर्जनों लोग एक प्राचीन आंगन के बाहर खड़े थे। कुछ चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तरुण सोलंकी की चोटें थोड़ी ठीक हो चुकी थीं, लेकिन प्रतिक्रिया ने उसके चेहरे को थोड़ा पीला बना दिया था। वे यहां 1 सप्ताह से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे, फिर भी आंगन का दरवाजा बंद रहा। ईमानदारी से कहें तो वे इस इंतजार से ढाने वाले थे। पिताजी, क्या हमें अभी भी इंतजार करना है? तरुण सोलंकी ने पूछा। मिस्टर सोलंकी ने सिर हिलाया और बेहद गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे को देखा। यह सोलंकी परिवार के लिए इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था। बस इंतजार करो। ठीक है। तरुण सोलंकी ने आह भरी और सिर हिलाया। उसके पिता के निर्णय कभी गलत नहीं होते थे,
इसलिए उसने कुछ और दिनों तक इंतजार करने का फैसला किया। 10 मिनट बाद अचानक क्रिक, दरवाजा खुला। वे उदासीन सोलंकी परिवार के सदस्य अचानक सीधे खड़े हो गए और दरवाजे को घूरने लगे, और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को लंबे वस्त्र में बाहर आते देखा। बूढ़े आदमी की आंखें शांत थीं जब उसने सभी को उदासीनता से देखा। बस वह नजर ही सबको कांपने के लिए काफी थी। मिस्टर सोलंकी जल्दी से आगे बढ़े और बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक दिए। नमस्ते वरिष्ठ, मैं दीपांकर सोलंकी हूं। प्लॉप। उसके पीछे सोलंकी परिवार के दर्जनों मुख्य सदस्य भी घुटने टेक दिए। नमस्ते वरिष्ठ, उनकी आवाजों में सम्मान भरा था। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ पीछे रखे और दीपांकर सोलंकी से कहा, आप मेरे दरवाजे के बाहर इतने दिनों से क्यों इंतजार कर रहे हैं? दीपांकर सोलंकी ने उत्साह से कहा, वरिष्ठ, मैं आपको पर्वत छोड़ने और मेरे सोलंकी परिवार की देखरेख करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुड़ गया। स्पष्ट रूप से वह सोलंकी परिवार की देखरेख में रुचि नहीं रखता था। वरिष्ठ, कृपया एक क्षण रुकें। आप इसे देखने के बाद अपना निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे। दीपांकर सोलंकी ने कुछ निकाला और दोनों हाथों से पेश किया। बूढ़े आदमी ने कुछ महसूस किया और अचानक मुड़ गया। जब उसने दीपांकर सोलंकी के हाथ में चीज देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी 5 उंगलियां सिकुड़ गईं, और वह वस्तु अचानक उसके हाथ में फिर से प्रकट हो गई। उसकी सांस थोड़ी तेज थी जब उसने पूछा, यह कुनलुन माउंटेन्स की चाबी है, आपको यह कहां से मिली? वरिष्ठ, कुनलुन माउंटेन्स क्या है? दीपांकर सोलंकी ने आश्चर्य से पूछा। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। लंबे वस्त्र में बूढ़े आदमी ने अंततः प्रतिक्रिया दी और अपने आप से कहा, ये लोग सिर्फ प्राचीन मार्शल कलाकार हैं, वे साधक नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे कुनलुन माउंटेन्स के बारे में नहीं जानते। मुझे जवाब दो, आपको यह कहां से मिली? दीपांकर सोलंकी ने जल्दी से समझाया। वरिष्ठ, यह हमारे सोलंकी परिवार के पूर्वजों द्वारा पारित किया गया खजाना है। हम आशा करते हैं कि इसका उपयोग करके वरिष्ठ से हमारे सोलंकी परिवार की मदद करने का अनुरोध करें। बूढ़े आदमी ने वस्तु को अपने सीने में रखा। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे वह मना नहीं कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, मेरा समय सीमित है। इस खजाने के लिए मैं एक बार पर्वत से बाहर आने के लिए तैयार हूं। हालांकि मैं अधिकतम 1 महीने के लिए आपके सोलंकी परिवार की रक्षा कर सकता हूं। बेशक मैं इस महीने आपके सोलंकी परिवार से एक शिष्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अगर वह मेरा अनुसरण करता है तो वह आपके सोलंकी परिवार की समृद्धि को आपके जीवन काल के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सीखेगा। दीपांकर सोलंकी पहले आधे वाक्य को सुनकर थोड़ा निराश हुआ। हालांकि दूसरे आधे वाक्य ने उसके दिल को तेज कर दिया। उसने जल्दी से तरुण सोलंकी से कहा, तरुण, ऊपर आओ और अपने गुरु को नमस्ते करो। तरुण सोलंकी प्रसन्न था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक दिए। तरुण सोलंकी गुरु को नमस्ते करता है। बूढ़े आदमी ने तरुण सोलंकी को देखा, एक गोली निकाली और उसे तरुण सोलंकी की तरफ फेंक दिया। आपकी प्रतिभा का स्तर बुरा नहीं है, इसे मेरे शिष्य बनने के लिए एक उपहार के रूप में लो। जब तरुण सोलंकी ने अपने सामने औषधीय गोली देखी तो उसकी सांस तेज हो गई। उसने जल्दी से कोटो किया और कहा, धन्यवाद गुरु। क्लाउड लेक मैनर, 3री मंजिल पर लाउंज में विहान आखिरकार विराट ओबेरॉय और दूसरों से मिला। आश्चर्यजनक रूप से काव्या मेहता वास्तव में उनके बीच थी। उसने विराट ओबेरॉय और दूसरों को बुनियादी उपचार देने के लिए चिकित्सा कर्मियों की व्यवस्था की थी। काव्या मेहता की आंखें आश्चर्य से भरी थीं जब उसने देखा कि विहान ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मिस्टर विहान, विराट ओबेरॉय ने कांपती आवाज में कहा। भाई विहान, शिवाय ने उत्साह से कहा। विहान ने सिर हिलाया और कहा, आप सभी लेट जाओ, मैं आपको देखता हूं। फिर विहान ने अपनी चांदी की सुइयों को निकाला और उनकी चोटों की जांच की। उसके बाद उसने अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके सुइयों को हेर फेर किया और उन्हें उनके शरीर में डाला। सौभाग्य से
विराट ओबेरॉय की हड्डियों के अलावा दूसरों को गंभीर चोट नहीं आई थी। वे कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएंगे। शिवाय ऊर्जा से भरा था और उत्साह से कहा, भाई विहान, आप अभी बहुत कमाल के थे। क्या मैं आपकी तरह बन जाऊंगा अगर मैं साधना जारी रखूं? विहान ने सिर हिलाया। जब तक तुम गंभीरता से साधना करते हो तो तुम भी स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाओगे। कम से कम तुम अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर पाओगे। ठीक है। एपिसोड 230। शिवाय ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपना मन बना लिया। मूल रूप से साधना केवल वह चीज थी जो वह करना चाहता था, लेकिन अब यह अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हो गई थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया था, इसलिए उसने मजबूत बनने का संकल्प लिया और विहान को अपना लक्ष्य बनाया। विहान ने उनसे कुछ देर बात की। चूंकि अंकल नरेंद्र और आंटी कौशल्या आज की घटना से अभी भी सदमे में थे, विहान ने ड्रैगन सोल से उन्हें वापस ले जाने को कहा। शिवाय और उसका परिवार रिवर सिटी लौट गया, जबकि विराट ओबेरॉय जंगनन प्रोविंस में रुक गया। वह अपनी चोटें पूरी तरह ठीक होने के बाद ही जंगचेंग वापस लौटेगा। जल्द ही कमरे में केवल काव्या मेहता और विहान रह गए। जैसे ही विहान जाने वाला था, काव्या मेहता ने कहा, क्या मिस्टर विहान अभी भी श्वेन शैटरिंग सोड की सामग्री में रुचि रखते हैं? उसने उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया था, क्योंकि उसने आज जो देखा था उसके नजरिए से विहान उसके सम्मान के पात्र थे। विहान स्तब्ध रह गया। उसने मुड़कर काव्या मेहता की ओर देखा। क्या आपने अपना निर्णय बदल लिया है? अब जब यह तलवार मिस्टर विहान का अनमोल हथियार बन गई है, हमारा मेहता परिवार स्वाभाविक रूप से आपको इससे अलग करने को नहीं कहेगा। चूंकि तलवार के बिना यह सामग्री बेकार है, तो हम इसे मिस्टर विहान को दे सकते हैं। विहान ने उत्सुकता से काव्या मेहता को देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि यह उसकी शक्ति के प्रदर्शन के कारण था। आखिरकार साधना और मार्शल आर्ट्स की दुनिया इसी तरह काम करती है। जब तक आप शक्तिशाली हैं, लोग आपको प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। आपका परिवार इसके बदले में क्या चाहता है? इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। काव्या मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विहान, आप क्या कह रहे हैं? हमारे मेहता परिवार को आपसे कुछ नहीं चाहिए। ज्वेन शैटरिंग सोड का एक योग्य उपयोगकर्ता मिलना स्वाभाविक है। यही इसके निर्माता को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। विहान ने सिर हिलाया। वह काव्या मेहता के फैसले की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वैसे मिस्टर विहान, आपको और क्या चाहिए? मेरे मेहता परिवार के पास पूरे देश में सबसे बेहतरीन तलवार बनाने की सामग्री और उपकरण है। यदि आपकी रुचि हो तो हम आपको सामग्री से भी अधिक दे सकते हैं। क्यों ना आप कल हमारे यहां आइए, मिस्टर विहान? काव्या मेहता की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। विहान ने इस पर विचार किया और सहमति दे दी। इससे उसे सामग्री की खोज के लिए रंजीत मल्होत्रा को भेजने की परेशानी से बचाव हो जाता। इसके अलावा एक बार ड्रैगन स्लेयर सोड बहाल हो जाने पर वह परदीप गिल से निपट सकेगा। एक तलवार ऐसा बदलाव ला सकती थी। काव्या मेहता हैरान थी कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन तुरंत बोली, तो मैं कल आपके आने की प्रतीक्षा करूंगी मिस्टर विहान। काव्या मेहता को विदा करने के बाद विहान ने रंजीत मल्होत्रा को फोन किया और उसे प्रिया को विला वापस भेजने के लिए कहा। अभी यह असंभव था कि जंगनान प्रोविंस की शक्तियां प्रिया को छूने की हिम्मत करें। आज उसने इतने लोगों के सामने परितोष कुमार को मारने पर क्यों जोर दिया? वह सबको भयभीत करना चाहता था। वह यह संदेश देना चाहता था कि चूंकि परितोष कुमार ने उसके करीबियों को छूने की हिम्मत की थी, उसकी सजा मृत्यु थी, और वह भी सबसे भयानक तरीके से। इस पल में विहान ने खिड़की से बाहर देखा। उसने महसूस किया कि जांगनन प्रोविंस में क्लाउड लेक मैनर की संरचना वही थी जो अतीत में रिवर सिटी में थी। 5 साल पहले की उस घटना को याद करते हुए वह भावुक हो उठा। चीफ जोरावर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी और उसके माता पिता का पता भी अज्ञात था। एकमात्र संकेत जांग जानफेंग था
जो हुआक्सिया की ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में 9वें स्थान पर था। हालांकि जांग जानफेंग जैसे व्यक्ति को ढूंढना बेहद कठिन था, जब तक कि वह स्वयं सामने न आए। उस समय की घटना के पीछे का उद्देश्य क्या था? मेरे परिवार को क्यों निशाना बनाया गया? उसी क्षण विहान की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी इंद्रियां सजग हो उठीं। दूर से एक जोड़ी ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं। उस नजर में तिरस्कार, ठंडक और थोड़ा आश्चर्य था। विहान ने बिना सोचे तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से उसने नजर महसूस की थी, वहां कुछ भी नहीं था। वह कौन था? विहान गहरे विचार में डूब गया। 3 घंटे बाद राजधानी के एक शांत आंगन में अनमोल देशमुख एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आंगन में गो खेल रहा था। उसका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था। अनमोल देशमुख ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप अचानक मुझसे मिलने यहां क्यों आए? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी दादाड़ सहलाई और एक सफेद पत्थर रखा। उसकी वृद्ध आवाज गूंजी, क्या अपने बेटे से मिलने में कोई परेशानी है? पिताजी, आप जानते हैं कि मेरा मतलब वह नहीं था। निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी साधना के परिणाम देखने आए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। साधना के मार्ग पर अधीर न होना। याद रखो, मेरे सभी बच्चों में तुम्हारे बड़े भाई को छोड़कर, जो कुनलुन माउंटेन्स में गया, तुम सबसे प्रतिभाशाली हो। उस समय जब प्रतिभा परीक्षा हुई थी, क्या वह नहीं? नाम सुनते ही अनमोल देशमुख के शब्द रुक गए। उसने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को देखा और महसूस किया कि उसके पिता का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। धड़ाम! बूढ़े व्यक्ति ने बोर्ड पर हाथ पटक दिया। न केवल बोर्ड टूट गया, बल्कि नीचे का पत्थर का मंच भी चकनाचूर हो गया। मैं कभी नहीं मानूंगा कि वह मेरी बेटी है। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, उसने हमारे परिवार के नियमों की अवहेलना की और एक नगण्य व्यक्ति से शादी कर ली। उसने उस कमीने को जन्म दिया। उसने देशमुख परिवार के खून को कलंकित किया। मैं उस 3 लोगों के परिवार को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उन्हें देशमुख परिवार में लौटने का कोई अधिकार नहीं है। बस मैं उनके बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूं। 1 महीने बाद फिर आकर तुमसे मिलूंगा। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति जाने लगा, आंगन का दरवाजा जोर से खुला। एक दुबला व्यक्ति दौड़ता हुआ अंदर आया। मिस्टर देशमुख, जंगनन प्रोविंस में कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। विहान बूढ़े व्यक्ति को देखते ही उसकी आवाज थम गई। उसने गला घोंटा और कांपती आवाज में पूछा, मास्टर, आप यहां क्यों हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसे अनदेखा किया। जैसे ही वह जाने लगा, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने दुबले व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तुमने अभी क्या कहा? विहान? अनमोल देशमुख भी पास आया और बोला, पिताजी, एक बात है जो शायद आपको नहीं पता। वह बच्चा जो उस समय डूब गया था, मरा नहीं है। वह लौट आया है।